हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी की पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी, जिसमें हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसी का लेक्चर नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। ये आपके आने वाले आगामी सारे जो भी यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम लेते हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ में आप यूके पीएससी के लिए भी आप इसको रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। अभी तक हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है? उत्तराखंड के वाद्य यंत्र का जैसे ही आपको दिमाग में आता है, सबसे पहले तो उत्तराखंड का क्या जो राजकीय वाद्य यंत्र है, राजकीय वाद्य यंत्र क्या है उत्तराखंड का? ढोल। ठीक है, वाद्य यंत्र जैसे आएगा सबसे पहले तो आपको ये रिकॉल करना है, राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और ढोल को वाद्य यंत्र का स्टेटस कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। अच्छा, इसी से संबंधित ये तथ्य आता है कि ढोल से रिलेटेड ढोल का जो प्रथम वर्णन जो मिलता है, अगर ऐतिहासिक ग्रंथों में देखा जाए तो किस में मिलता है? आईने अकबरी। आईने अकबरी जिसे अबुल फजल ने लिखा था, अकबर की आत्मकथा, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अकबर के बारे में सारा है ना इसके। ठीक है। अच्छा, तो इसे ढोल से रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि ढोल को जिन्होंने प्रसारित करा या ढोल से रिलेटेड एक ग्रंथ है, ढोल सागर। ढोल सागर, ढोल सागर के रचिता कौन है? ढोल सागर के जिनने इसके बारे में, ढोल के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट दिए, वो कौन है? केशवदास अनुरागी। केशवदास अनुरागी, ये नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब इनमें अगर वाद्य यंत्रों में देखेंगे आप, सितार, वीणा, तानपुरा और हुड़का, तो जे आपको देखते समझ में आएगा उत्तराखंड कौन सा है? हुड़का। हुड़का जो वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का है। बाकी क्या है? बाकी उत्तराखंड में बजाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता है वो कौन करता है? हुड़का। हुड़का और आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा। ठीक है, बेसिकली उत्तराखंड के जो कौन सा जनजाति है? भोटिया। भोटिया जनजाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और हुड़का वाद्य यंत्र आपके कृषि कार्य के दौरान, और जागर जागर गायन के दौरान हुड़के का यूज किया जाता है। अच्छा, हुड़के में भी क्या होता है? एक तो बड़ा हुड़का होता है, बड़ा, और एक छोटा होता है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। बड़े हुड़के को क्या बोलते हैं? हुड़क। बड़े हुड़के को क्या बोलते हैं? हुड़क या हुड़ुक बोला जाता है। हुड़क या हुड़ुक। और जो छोटा हुड़का होता है, जो साइज में छोटा होता है, उसको बोला जाता है साहित्या। छोटे हुड़के को क्या बोला जाता है? साहित्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जौनसार भाबर क्षेत्र का पहला अंग्रेज प्रशासक था? अंग्रेजों ने क्या करा था? 1815 से उत्तराखंड में शासन करना शुरू कर दिया था। 1814 तक तो क्या था? गोरखाओं का शासन चल रहा था। ठीक है, तो फिर 1815 से अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में बांट लिया था, अलग अलग हिस्सों में, गढ़वाल को, कुमाऊं को। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने शासन करा था। तो जौनसार भाबर क्षेत्र में जो पहला प्रशासक था उसका नाम है कैप्टन ब्रिज। ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही फैक्ट याद रखने। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आपको दिख रहा होगा, बैटन। बैटन कौन थे? बैटन का नाम जैसे याद आएगा सबसे पहले तो कौन से कमिश्नर? 5th नंबर के कमिश्नर थे। अच्छा, इनका कार्यकाल पूछा जाएगा तो कार्यकाल कब से कब तक आता है? डलहौजी के आसपास का था। ठीक है, 1848 से 1856। भारत में जो डलहौजी का था उसी के सिमिलर क्या था? बैटन का भी कार्यकाल था। ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो। अच्छा, जो बैटन का कार्यकाल था ना, इसको बोला जाता है कुमाऊं का स्वर्ण युग। कुमाऊं का स्वर्ण युग, क्योंकि इनके टाइम पे क्या है, बहुत सारे अच्छे काम होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी जाके कुमाऊं का स्वर्ण युग बोला जाता है। अच्छा, बैटन के टाइम पे ही क्या हुआ था? अल्मोड़ा में एक अंग्रेज आया था, क्या नाम था? पादरी रेवरेंड। पादरी रेवरेंड ने क्या करा था? लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करी थी। बेसिकली जो मिशनरी होता है, मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, उसके आइडियाज को फैलाने के लिए लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करी थी। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, ये कब आया था? पादरी रेवरेंड 1850 में इन्होंने लंदन मिशनरी सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। अच्छा, बैटन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। बैटन के टाइम पे जो कुमाऊं का मिशनरी का कार्यालय था वो था अल्मोड़ा, लेकिन इन्होंने शिफ्ट कर दिया था, कहाँ कर दिया था बैटन के टाइम पे? अल्मोड़ा से नैनीताल।
फिर बैटन के बाद क्या हो गया था, रैमजे जो भी आगे के कमिश्नर रहे उनके लिए कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय कहाँ था, नैनीताल में था। ये से इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम आध्यात्मिक पारिस्थितिकीय क्षेत्र इकोजोन, इकोजोन कौन सा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इकोजोन, स्पिरिचुअल इकोजोन कहाँ बनाया जा रहा है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इकोजोन। अगर इसका ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, फूलों की घाटी, मसूरी, जागेश्वर धाम, नैनीताल, तो इसका राइट आप ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी से आएगा तो कहीं ना कहीं मंदिर वंदिर से रिलेटेड होगा। तो ये क्या है हमारा, जागेश्वर धाम में बनाए जा रहे हैं। अब जागेश्वर धाम जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले तो क्या, जागेश्वर धाम में कितने मंदिर हैं, 124 छोटे बड़े मंदिर समूह का एक समूह है, ठीक है। अच्छा, जागेश्वर मंदिर समूह को बनाया किसने था, एक कत्यूरी शासकों ने बनाया था, कत्यूरी शासक। और कत्यूरी शासक में भी जिसने मेनली इसमें योगदान दिया था उनका नाम क्या है, शालिवाहन, शालिवाहन देव, शालिवाहन देव। कत्यूरी शासक में शालिवाहन देव ने इसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, जो जागेश्वर धाम है ये पड़ता है आपका कहाँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जागेश्वर जो है कौन सी नदी के किनारे है, जौ से जटागंगा, जटागंगा नदी के किनारे है जागेश्वर धाम। अच्छा, जागेश्वर धाम में क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, इसमें जो सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन या पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, मृत्युंजय, मृत्युंजय मंदिर क्या है, सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ क्या है, जागेश्वर धाम में लकुलीस भगवान की भी है, लकुलीस भगवान की मूर्तियाँ हैं, लकुलीस भगवान की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे दक्षिणमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान जी की, दक्षिणमुखी हनुमान जी की भी मूर्तियाँ हैं। और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो जो इम्पोर्टेंट आती हैं एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जागेश्वर धाम में क्या है, चंद शासकों ने भी इसमें योगदान दिया था, इसका पुनर्निर्माण, इसका जैसे कोई मंदिर की या रेनोवेशन करना होता है वो सब भी किया था। तो इसी उपलक्ष्य में क्या है, वहाँ पे चंद शासकों की रजत मूर्तियाँ रखी गई हैं, रजत मूर्तियाँ यानी कि चांदी की मूर्ति रखी गई। किस किस की रखी गई हैं, दीपचंद और त्रिमलचंद, दीपचंद और त्रिमलचंद, दो चंद शासकों की मूर्तियाँ रखी गई कहाँ, जागेश्वर मंदिर में, ठीक है। तो जागेश्वर मंदिर से ये हमारे क्या हो गए, सारे फैक्ट हो गए। और जो जागेश्वर मंदिर शैली के जो मंदिर जो बना है वो कौन सी शैली में बना है, उसको बोला जाता है केदारनाथ, केदारनाथ शैली में बने, ठीक है। केदारनाथ शैली में अधिकतर मंदिर जो के हैं केदारनाथ शैली में बने, जैसे केदारनाथ का मंदिर बना है ना, उसी शैली में जागेश्वर के भी मंदिर बने हुए हैं। और ये कत्यूरी शासकों ने इनका निर्माण करना शुरू करा था। अच्छा, फिर इसी से संबंधित ये आता है कि कब से कौन सा टाइम पीरियड होगा। अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो कत्यूरी शासकों का कौन सा था, 8 से 10वीं सदी, ठीक है। इसी टाइम पीरियड पे जागेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान टिहरी रियासत के शासक कौन थे। 1857 की क्रांति के दौरान अगर कमिश्नर की बात करें तो कमिश्नर कौन थे, कमिश्नर रैमजे थे, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, फिर रैमजे के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब टिहरी रियासत के शासक कौन थे उस टाइम पे, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो टिहरी रियासत के शासक जो पहले शासक थे कौन थे, सुदर्शन शाह। ये ही क्या थे, 1815 से, यानी कि पहले शासक जब बने थे कब से कब तक रहे थे, 1815 से 1859 तक रहे थे। 1857 की क्रांति के 2 साल बाद तक ये रहे थे, ठीक है। क्या हुआ था, जब गोरखाओं ने क्या करा था, गढ़वाल पे आक्रमण कर लिया था, तो ये सुदर्शन शाह ने क्या करा था, 1804 से लेकर 1804 में क्या है, गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था गढ़वाल में। तो 1804 से लेके टिहरी रियासत पे कब्जा कर लिया था। तो 1804 से लेके 1814 तक ये निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहे, ठीक है। फिर यहाँ से ये हरिद्वार में रहे, फिर वहाँ से बरेली गए, फिर वहाँ एक नया अंग्रेज मिला हेयर से, फिर उसकी मदद से इन्होंने दोबारा से टिहरी शासन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। फिर 1815 में इनको टिहरी रियासत का दोबारा से राजा बना दिया गया, यानी कि गढ़वाल में टिहरी रियासत ने दे दी गई, बाकी अंग्रेजों ने दे दी, ठीक है। इस तरीके का रहा था। फिर क्या हुआ था, इन्हीं के टाइम पे 1820 में एक पर्यटक आया था, कौन, मूरक्राफ्ट, एक विदेशी पर्यटक आया था मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट क्या हुआ, इनके शासनकाल में, इनके शासन में रहा। फिर उन्होंने देखा कि ये क्या है, सुदर्शन शाह कला प्रेमी है, तो इनको एक उपाधि दी, सुदर्शन शाह को उपाधि दी। उपाधि क्या दी, मतलब एक उन्हें उनकी प्रशंसा करी, उपाधि या प्रशंसा बोल सकते हो। क्या बोला, कलाविदों का शिरोमणि, कलाविदों का शिरोमणि। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने बोला, तो मूरक्राफ्ट ने बोला।
फिर मूरक्राफ्ट ने एक बुक भी लिखी थी, जब ये यहाँ इनके शासनकाल में रहा तो यहीं से इनने यात्राएं भी करी बहुत सारी, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप नोट कर लीजिए, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, इसी तरीके से आप इसका नाम याद रखिएगा, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, मूरक्राफ्ट ने बुक लिखी थी। ठीक है, अच्छा सुदर्शन शाह के बारे में और भी फैक्ट देखते हैं। सुदर्शन शाह ने क्या करा था, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि अंग्रेजों की मदद से इन्होंने अपनी सत्ता पाई थी, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अच्छा इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, अभी कलाविदों का शिरोमणि बोला जाता था, इन्होंने क्या करा था, कुछ जो चित्रकार थे यानी कला को इन्होंने संरक्षण दिया था, तो इनके टाइम पे कुछ चित्रकार थे जिनको इन्होंने संरक्षण दिया था। किसको दिया था, कौन कौन से चित्रकार थे, एक तो मौलाराम, इंपोर्टेंट चित्रकार मौलाराम, चैतू, माणकू। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, मौलाराम, चैतू और माणकू। मौलाराम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको गढ़वाली चित्रकला का एक तरीके से जनक भी बोला जाता है, इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड फैक्ट आता है, फिर इन्होंने चित्रकारी और क्या कलाओं में इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना करी थी, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी थी, क्या नाम था उसका, सवासार, सवासार ग्रंथ की रचना करी थी, और उसमें इन्होंने अपना नाम सुदर्शन शाह ने लिख के सूरत कवि नाम से करी थी, सूरत कवि नाम से करी थी इन्होंने, मतलब कला प्रेमी थे तो इसलिए इनको कलाविदों का शिरोमणि मूरक्राफ्ट ने भी बोला। अच्छा, इनको ये क्या थे, काफ़ी अच्छे शासक थे, इसलिए टिहरी की जनता इन्हें एक टाइटल दिया था इन्हें, बोलांदा बद्रीस, बोलांदा बद्रीस टाइटल से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, ये सब फैक्ट हो गए किनसे, सुदर्शन शाह से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ड्रोन उत्पादक इकाई स्थापित की गई है। तो उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ड्रोन उत्पादक इकाई बनाने का इनका जो प्रस्ताव चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, ये है आपकी रुड़की में। तो रुड़की जैसे आपको याद आता है, सबसे पहले तो क्या है रुड़की में, IIT है, और क्या है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भवन अनुसंधान प्रयोगशाला है। अच्छा, रुड़की कौन सी नदी के किनारे बस है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये कौन सी नदी के किनारे बस है, सोलानी नदी, सोलानी, सोलानी नदी के किनारे बस है। ठीक हो गया, और रुड़की कहाँ आता है, हरिद्वार में पड़ता है आपका। ठीक है, तो रुड़की से रिलेटेड ये हमारे फैक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब देखो ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, द्रोण सागर, उधम सिंह नगर, द्रोण सागर, उधम सिंह नगर, थल, पिथौरागढ़, नामिक, हिमनद, पिथौरागढ़, बागनाथ मंदिर, चंपावत। अगर इसका ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले तो बागनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर के बारे में तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री बड़ी, तो बागनाथ मंदिर कहाँ है आपका, चंपावत में होके कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है। अगर आपको और ऑप्शन नहीं भी आते तो कम से कम इस ऑप्शन से आप ऑब्जर्व कर सकते थे, और यही ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो बागनाथ मंदिर कहाँ है, बागेश्वर में। अच्छा, अब अदर ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, द्रोण सागर कहाँ है, उधम सिंह नगर में, ऐसे गिरिताल भी कहाँ है, उधम सिंह नगर में, थल, थल कहाँ है, पिथौरागढ़ में, थल मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में, ऐसे नामिक हिमनद, नामिक हिमनद कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अब इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, कुछ लेक्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्रोण सागर आया तो इसी से रिलेटेड हम कुछ उत्तराखंड की और भी लेक्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे लेक्स का मैप लगा रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी लेक और गढ़वाल की सबसे बड़ी लेक, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल है, भीमताल कहाँ पड़ती है, आपके नैनीताल में पड़ती है, और ये त्रिभुजाकार झील है। ऐसे गढ़वाल की सबसे बड़ी झील आ जाएगी, तो ये है आपकी क्या है, सहस्त्रताल, सहस्त्रताल, और ये कहाँ पड़ती है आपकी, टिहरी में पड़ती है, टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने कुछ लेक्स मेंशन कर रखी हैं, इनको आप ऑब्जर्व करते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट, उत्तरकाशी से शुरू करते हैं, डोडी ताल, डोडी ताल कहाँ आती है आपकी, उत्तरकाशी में आती है, डोडीताल उत्तरकाशी। ऐसे आसन बैराज, ये तो आपका देहरादून में आता है, ये तो पता ही, मसूरी, मसूरी लेक तो मसूरी नाम से ही क्लियर हो गया। अब अच्छा यहाँ पे आती है आपकी क्या, वासुकी ताल, वासुकी ताल आती है आपकी चमोली में, और वासुकी ताल फिर ये इधर को आते हैं चमोली में, एक और देखते हैं हम क्या, हेमकुंड लेक, हेमकुंड लेक आती है आपकी चमोली में, हेमकुंड साहिब जो है वो हेमकुंड लेक के आसपास है, और हेमकुंड लेक के ही आसपास एक आपकी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पड़ती है, फूलों की घाटी के बीच में है एक ताल इंपॉर्टेंट, लिंगा ताल, ये भी आप नोट कर लीजिए, लिंगा ताल कहाँ पड़ती है, फूलों की घाटी चमोली में। ऐसे ही
हेमकुंड तो चमोली में है, ऐसे ही होमकुंड झील भी चमोली में। हेमकुंड और होमकुंड में कंफ्यूज मत होना। हेमकुंड हेमकुंड साहिब से संबंधित है और होमकुंड अलग झील है। होमकुंड हो गया, रूपकुंड हो गया, बेदनी कुंड हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? कहाँ? चमोली, चमोली में पड़ते हैं। ऐसे ही चोराबाड़ी ताल, चोराबाड़ी ताल जिससे क्या हुआ, केदारनाथ में आपदा आई थी। चोराबाड़ी ताल, देवरिया ताल, ये कहाँ पड़ते हैं आपके? रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। और ऐसे संतोपंत ताल भी कहाँ पड़ती है आपकी? चमोली में पड़ती है संतोपंत ताल। अब यहाँ आ जाते हैं नैनीताल में। नैनीताल में तो बहुत सारे लेक हैं, खुरपा ताल, सतरिया ताल, नैनीताल, नैनी झील जो हो गई, और ऐसे भीमताल हो गई, नौकुचिया ताल हो गई, ये सब कहाँ आते हैं आपके? नैनीताल में आते हैं। और ऐसे ये झिलमिल झील, झिलमिल झील आती है आपकी, झिलमिल ताल जो है एक चंपावत में भी आती है, चंपावत में आती है झिलमिल ताल। ऐसे ही श्यामला ताल, श्यामला ताल भी कहाँ आती है आपकी? चंपावत में आ जाती है। और अगर उधम सिंह नगर में देखें तो गिरताल हो गया, द्रोण सागर हो गया, ये भी एग्जाम में जैसे पूछा भी गया था। ठीक है, ये सब क्या है? उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको ये तो याद रखना है, कुमाऊं गढ़वाल की सबसे बड़ी लेक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के, अच्छा अब यहाँ पे कथन वाला ऑप्शन क्वेश्चन है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को हिमालयी मोर के नाम से जाना जाता है, कथन एक। और इस पक्षी को नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं आपके। ठीक है, अब जैसे ही आपका मोनाल आया, अब मोनाल से रिलेटेड फैक्ट आप याद करने की कोशिश करो। ठीक है, इसका तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अच्छा, मोनाल जैसे ही आया तो सबसे पहले तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये तो आपको याद होना चाहिए, लोफोफोरस इम्पीजेनस। और ये जो फैमिली से आते हैं, ये तो वैज्ञानिक नाम हो गया। ये जो जिस फैमिली से आते हैं उसे बोलते हैं फासियानिडे, फासियानिडे, फासियानिडे फैमिली से आते हैं। फासियानिडे फैमिली में ही इसकी 4 अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब ये तो बेसिकली लोफोफोरस इम्पीजेनस तो इसका नाम हो गया। ये तो क्वेश्चन क्या है, ऑल टाइम फेवरेट हो गया। अब इससे अलग अलग के क्वेश्चन बन सकता है जो थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। तो इनकी जो 4 अन्य प्रजातियां हैं ना, वो कौन कौन सी हैं, वो भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो एक तो ये जैसे क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस, ऐसे ही क्या होती है, इपेलस, इपेलस हो गई, स्केलेटरी, स्केलेटरी एक होती है इपेलस, स्केलेटरी। ऐसे ही त्यूरी, त्यूरी, त्यूरी हो गई। और ल्यूफो, ल्यूफोफोरेंसिस, ल्यूफोफोरेंसिस, ऐसे एक है ल्यूफोफोरेंसिस। इपेलस, स्केलेटरी, त्यूरी और ल्यूफोफोरेंसिस, ये इसके 4 अन्य नाम है, ये भी आप याद कर लीजिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड ये आता है कि मोनाल जो है कितनी हाइट पे, कौन सी हाइट पे रहते हैं? ये क्या होते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली आपके 2500 से लेके 5000 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ों में पाए जाते हैं बेसिकली, जहाँ क्लाइमेट ठंडा रहता है। अच्छा, मोनाल से रिलेटेड ये इसका क्या है, प्रिय भोजन आलू, ये सब तो पता ही है। और क्या करता है, मोनाल घोंसला नहीं बनाता है। मोनाल ऐसा पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता है। ऐसे ही मोनाल की एक और वैरायटी होती है, डफिया भी होती है। ठीक हो गया, ये सब इसके इससे रिलेटेड फैक्ट हो गए। अच्छा, जैसे क्या है, ये क्या है, मोनाल हमारा क्या है, राज्य पक्षी है। ऐसे एक और चीज देख लेते हैं, राज्य तितली, राज्य तितली, राज्य तितली कौन सी है, क्या नाम है इसका, याद करने की कोशिश कीजिए। वूली वेंडेड पीकॉक, वूली वेंडेड पीकॉक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राज्य तितली का नाम क्या है, वूली वेंडेड पीकॉक है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पेपीलियो, पेपीलियो वाइनर, पेपीलियो वाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी तरीके से एक तितली पार्क खोला गया था, तितली पार्क 2016 में, लच्छीवाला देहरादून में। ठीक है, लच्छीवाला देहरादून में एक तितली पार्क भी खोला गया है, या बटरफ्लाई पार्क बोल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंडारी हिमनद कहाँ स्थित है? पिंडारी हिमनद, जैसे ही पिंडारी हिमनद आएगा आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए बागेश्वर। पिंडारी हिमनद कहाँ है? बागेश्वर में। लेकिन इसका कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है? चमोली में भी पड़ता है। तो पिंडारी हिमनद कहाँ है? बागेश्वर और चमोली में पड़ता है। और पिंडारी हिमनद कहाँ है आपका? हाँ, पिंडारी हिमनद जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। सेकंड, सेकंड नंबर में, सेकंड
बड़ा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? पिंडारी हिमनद। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर हो जाएगा। अच्छा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपका आता है गंगोत्री। गंगोत्री जो है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, ये कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में पड़ता है। अच्छा, अगर गढ़वाल का सबसे बड़ा बोले तो गंगोत्री हो जाएगा। अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा बोले, जो सिर्फ कुमाऊं में है, कुमाऊं का सिर्फ सबसे बड़ा बोले तो कौन सा हो जाएगा? मिलम। मिलम जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है, जो कहाँ है? पिथौरागढ़ में पड़ता है आपका। और अगर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बागेश्वर पिंडारी है, जो बागेश्वर और चमोली में पड़ता है। वैसे सबसे बड़ा तो क्या है? बागेश्वर और चमोली में जो पिंडारी है, लेकिन ये दोनों में पड़ता है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में आता है, तो सेकंड सबसे बड़ा पिंडारी है। लेकिन शुद्ध रूप से कुमाऊं की बात करें तो मिलम सबसे बड़ा है, और शुद्ध रूप से गढ़वाल की बात करें तो गंगोत्री सबसे बड़ा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी तरीके से अब ये हिमनद के बारे में आ रखा है, तो कुछ और चीजें देख लेते हैं हिमनद के बारे में। और कौन कौन से हिमनद है ये देखिए, यहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं, उत्तरकाशी से। ठीक है, जौनधार हो गया, बंदरपूछ हो गया, यमुनोत्री हो गया, ये सब ये सारे के सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? उत्तरकाशी में पड़ते हैं। और यमुनोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, ये सारे के सारे आपके हिमनद कहाँ पड़ते हैं? उत्तरकाशी में पड़ते हैं। ऐसे ही डोकरियानी ग्लेशियर, ये भी कहाँ पड़ता है? डोकरियानी जो है आपका, ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। ये सारे के सारे कहाँ पड़ रहे हैं आपके? ये जो है उत्तरकाशी में पड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आते नीचे चौराबाड़ी। चौराबाड़ी जैसे आएगा आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कहाँ? केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ पड़ता है आपका? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? चौराबाड़ी रुद्रप्रयाग में पड़ता है। फिर इससे इधर को जाए, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग देख लिया, फिर इधर को आए, ये देखो सतोपंथ। सतोपंथ अभी हमने ताल भी पढ़ी थी, संतोपंथ। ठीक है, संतोपंथ ये कहाँ आता है आपका? चमोली में आ जाता है। सतोपंथ चमोली में आ जाता है। फिर इधर आ जाए पिंडारी। पिंडारी अभी हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ आता है? बागेश्वर और चमोली में पड़ता है। ठीक है, बागेश्वर कुछ हिस्सा बागेश्वर में, कुछ हिस्सा चमोली में। अब बागेश्वर में कुछ और देख लेते हैं, सुंदर ढूंगा हो गया, कफनी हो गया, ये क्या है? दोनों के दोनों आपके कहाँ पड़ते हैं? बागेश्वर में पड़ते हैं। सुंदर ढूंगा और कफनी कहाँ पड़ता है आपका? बागेश्वर में। सुंदर ढूंगा और कफनी। ठीक हो गया? ऐसे आप पिथौरागढ़ के देखें, पिथौरागढ़ का देखो, रालम हो गया, पंचाचूली, सोना पानी, ये सोना पानी है, सोना भी बोला जाता है इसको, नामिक हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में। और मिलम हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में हिमनद है। ठीक है, इनको आप साथ साथ नोट भी करते चल सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हमने ग्लेशियर्स के बारे में भी ऑब्जर्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत किस अनुसूची में रखा गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर अलग अलग अनुसूचियां होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें जैसे क्या होते हैं, कोई क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, कुछ कम संवेदनशील है, कुछ विलुप्त है, कुछ विलुप्त हो गए, कुछ विलुप्त प्राय है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। तो मोनाल को किस में रखा गया? अब देखो, थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये भी आपको फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट आपको याद रखना। अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, जैसे मोनाल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था सेम एग्जाम में, ये मोनाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने हुए थे। एक तो कौन सी अनुसूची में रखा गया है, और दूसरा एक इस कथन वाला जो हमने इससे पहले ऑब्जर्व करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरांस की पीड़। बुरांस की पीड़ कहानी संग्रह के लेखक कौन है? बुरांस नाम से बहुत सारे बुक्स पब्लिश हुई हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो है उत्तराखंड से रेलेवेंसी रखती हैं, तो उत्तराखंड में पूछी जाती हैं। तो बुरांस की पीड़ कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहनलाल नेगी। ठीक है, 1987 के आसपास ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसमें बेसिकली गढ़वाल की स्त्री की सुंदरता के बारे में, गढ़वाल की सुंदरता के बारे में एक्सप्लेन किया गया। इसमें एक रूपा नाम की लेडी की कहानी है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्या आता है कि एक और बुक है, बुरांस के फूल। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बुरांस के फूल। बुरांस के फूल जो है, ये है आपकी आनंद प्रताप। आनंद प्रताप की। ठीक है, बुरांस के फूल किसकी है? आनंद प्रताप की। बुरांस के फूल और पहाड़ों की कहानियां करके इस तरीके से है बुक। ये क्या है? आनंद प्रताप की। और बुरांस की पीड़ किसकी है? मोहनलाल नेगी। इसमें इंपॉर्टेंट है मोहनलाल नेगी, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, ऐसे कुछ और बुक देख लेते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे एक बुक है, गढ़वाल गजेटियर। गढ़वाल गजेटियर जो बुक है, गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर। गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, और ऐसे ही एक और गजेटियर बुक है, हिमालयन हिमालयन गजेटियर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हिमालयन
इसका यह पूरा नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। तो गजेटियर आएगा तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर ये दोनों बुक है किसकी, H.G. वाल्टन की। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसकी है, एटकिंसन की। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसकी, एटकिंसन की। गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर किसकी है, H.G. वाल्टन की। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा यहाँ पे बुरांस है, बुरांस से अब देखो तुरंत से बुरांस जैसे आया तो बुरांस से याद आना चाहिए क्या, बुरांस का वैज्ञानिक नाम। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। और इसके कितनी हाइट पे पाया जाता है, बुरांस का वृक्ष कितनी हाइट पे पाया जाता है, 1500 से 4000 मीटर की हाइट पे बुरांस का वृक्ष पाया जाता है। और ये कौन से कुल का है, एरिकेसी कुल का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, एरिकेसी कुल का। अच्छा बुक्स देख रहे थे तो बुक्स में ही एक इम्पोर्टेंट बुक, ये तो सबको पता ही होगी, कुमाऊँ का इतिहास। कुमाऊँ का इतिहास किसकी है, बद्रीदत्त पांडे जी की। और ऐसे ही गढ़वाल का इतिहास किसकी है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी की, हरिकृष्ण रतूड़ी जी। ठीक है, और इस तरीके से एक और याद आ रही है मेरे को, मसूरी मेडले। मसूरी मेडले किसकी है, मसूरी मेडले आपकी गणेश जोशी की। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बुक है, मैंने वही लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करे। ठीक है, तो जब भी आप लेक्चर देखते हो तो एक बार आप ट्राई करिए, खुद से पहले क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो मेरी एक्सप्लेनेशन है उसको सुनिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।